क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है, ध्यान देना। द केबल यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज हैंग्स इन द फॉर्म ऑफ ए पैराबोला। तो एक यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज है जो एक पैराबोला के शेप में हैंग कर रहा है, मतलब वो जो केबल है ना वो पैराबोला के शेप में हैंग कर रहा है। तो यहां पर केबल है जो यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज है, हैंग्स इन द फॉर्म ऑफ पैराबोला। ठीक है, आगे लिखा है द रोडवे विच इज ए हॉरिजॉन्टल and 100 meter long supported by vertical wires attached to the cable। तो एक 100 मीटर वाइड रोडवे है जो कि वर्टिकल वायर से अटैच्ड है, जिसमें केबल जो है वर्टिकल वायर से अटैच्ड है। क्लियर ये चीज? द लॉन्गेस्ट वायर बीइंग 30 मीटर एंड शॉर्टेस्ट बीइंग 6 मीटर। आपको ये गिवन है, find the length of the supporting wire attached to the roadway 18 meter from the middle। पढ़ लिया सबने? चलो अब डायग्राम बना के दिखाओ। अब जो भी समझ में आए, जैसा भी समझ में आए, उसका डायग्राम बना के दिखाओ। सस्पेंशन ब्रिज, हावड़ा ब्रिज जो होता है ना, वो सस्पेंशन ब्रिज होता है जिसमें ऐसा लगा रहता है, इस तरह से ऐसा एक वायर लगे रहता है, इधर पे ऐसा रोडवे आ गया, ये केबल बोल रहा है उसको, ये केबल है ना, और ये रोडवे है, और यहाँ पर वायर के थ्रू ऐसा ऐसा करके, वायर के थ्रू ये जो रोडवे है ना उसको ऐसा हैंग करके रखते हैं इसको। यस, हावड़ा ब्रिज टाइप का, इसको बोला जाता है सस्पेंशन ब्रिज। क्लियर? हाँ, अब डायग्राम बना के बताओ इसका। डायग्राम तो वैसे मैंने बना दिया है, लेकिन इसी को बना भी लोगे तो चलेगा, लेकिन वो डिटेल चाहिए मुझे। डिटेल जो 100 मीटर, 30 मीटर, 6 मीटर ये सब जो लिखा है उसका क्या मीनिंग है, उसका क्या समझ में आ रहा है वो बताना। थोड़ा सा साइड हो गया। बता दूं क्या मैं पूरा? हाँ, करेक्ट है। और वो 18 मीटर वाला क्या बोल? गुड, करेक्ट। वो लास्ट वाला भी। हाँ, चलो मैं बता देता हूँ। पहले तो ये केबल जो है ना, ये पर्पल वाला केबल है ना, और ये जो व्हाइट वाला दिख रहा है ये क्या है, रोडवे, वो पाथवे है, और यहाँ पर ये वायर्स लगे हुए जो केबल और रोडवे को हैंग करके रख रहे हैं। अब इसके हिसाब से ये रोडवे की जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, 100 मीटर। तो यहां से यहां तक का जो टोटल लेंथ हो गया वो हो गया 100 मीटर। ये क्लियर सबको? और इसमें जो वायर लगे हुए हैं, तो वो जो सबसे लॉन्गेस्ट वायर है वो कितना है, 30 मीटर, और शॉर्टेस्ट कितना है, 6 मीटर। तो ऑब्वियसली ये कितना हो जाएगा, 6 मीटर यहां से यहां तक, और जो लॉन्गेस्ट है यहां से यहां तक, ये कितना हो जाएगा, 100 मीटर। क्या नहीं, 100 नहीं, कितना लिखा है, 30 मीटर। ये कितना हो जाएगा, 30 मीटर। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? अब जो लास्ट लाइन है उसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द सपोर्टिंग वायर अटैच टू द रोडवे फ्रॉम द मिडिल। तो ये जो मिडिल है यहां से 18 मीटर के डिस्टेंस पे, यहां से 18 मीटर के डिस्टेंस पे, 18 मीटर थोड़ा सा और आगे ले लेते, यहां तक मान लो 18 मीटर के डिस्टेंस पे जो वायर अटैच हुआ है उस वायर की लेंथ आपको बतानी। समझ में आया क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है? जैसे यहां पर कितनी है वायर की लेंथ, 6 मीटर, यहां पर कितनी वायर की लेंथ, 30 मीटर। तो 18 मीटर के डिस्टेंस पे जो वायर लगा हुआ है उसकी लेंथ आपको बतानी है। क्वेश्चन क्लियर सबको? तो सबसे पहला काम हम यहां पर क्या करेंगे समझना, सबसे पहले ना हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाएंगे। तो एक्स एक्सिस हम ना इस इधर बना देते यहां पर,
और y एक्सिस यहां पर बनाते। अब x एक्सिस यहां क्यों बनाए, क्योंकि हम चाहते हैं जो वर्टेक्स है वो कहां पर आए, ओरिजिन पे, क्योंकि अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है उसमें सभी में वर्टेक्स कहां पर आ रहा था, ओरिजिन पे, तो कैलकुलेशन अपने लिए इजी हो जाएगा। अब जो पैराबोला है उसका फेस किस तरफ ओपन हो रहा है, उसका मुंह किस तरफ खुल रहा है, पॉजिटिव y एक्सिस। तो ऐसे पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, गुड, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये इस पैराबोला की इक्वेशन है। करेक्ट, सबको क्लियर? ओके, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलो देखते हैं कौन बताता है। ये जो एंड पॉइंट है इस वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ। गलत, 0,24 क्यों बोल रहा है? गलत, ये सही बोल रहा है। ये देखो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, 50 होगा ना, टोटल कितना है 100, तो ये कितना हो जाएगा 50, मतलब इसका x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 50, समझ गए? और y कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा, तो ये टोटल हाइट कितनी है 30, तो ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी 6, तो 30 में से 6 को माइनस कर दो, मतलब कितना हो जाएगा 24। समझ में आया कैसे निकाला? ठीक है, अब इसका कोऑर्डिनेट अपने को मिल गया, तो अपन इसको यहां पर पुट करेंगे, तो x की जगह पे क्या आ जाएगा 50, तो ये हो जाएगा 50 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a, और y की जगह पे कितना आएगा 24 आएगा ना, y की जगह पे कितना आ जाएगा 24, तो 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500 इज इक्वल टू 4a इंटू ये कितना है 24। क्लियर? अभी एक काम करो, 24 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2500 अपॉन 24 इज इक्वल टू कितना आ गया 4a, तो अपने को यहां पर मिल गई 4a की वैल्यू। फॉरगेट अबाउट a, अपने को a नहीं चाहिए, अपने को क्या चाहिए 4a चाहिए, क्योंकि अपन सीधा 4a की वैल्यू रख देते हैं यहां पर, समझ गए ना? तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2500 अपॉन 24 इंटू वाई, समझ में आया? तो ये बन गई अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन उस पैराबोला की या उस केबल की। ओके, अभी ये नहीं निकालना है, क्या निकालना है पढ़ो, लेंथ ऑफ वायर 18 मीटर फ्रॉम द मिडिल, तो मिडिल से 18 मीटर के डिस्टेंस पे जो वायर लगा हुआ है उसकी लेंथ, मतलब अपने को इसकी लेंथ निकालनी। तो ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा, ये वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 18, y कोऑर्डिनेट पता नहीं है तो वो क्या हो जाएगा y, और ये जो y कोऑर्डिनेट है, y जो अपन ने लिया ना वो एक्चुअली ये वाली हाइट है उसकी y, समझ गए ना, यहां से यहां तक की। ठीक है, तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, x की जगह पे क्या डाल देंगे 18 और y की जगह पे y रहेगा, तो क्या बन जाएगा ये बताओ देख के, 18 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2500 डिवाइडेड बाय 24 इंटू वाई, ऐसे ही होगा 18 का स्क्वायर। अरे यार ये तो याद रहना चाहिए, कम से कम 26 तक के स्क्वायर सबको याद होने चाहिए। 18 में क्यों 6 माइनस करेंगे, 18 तो ये वाला डिस्टेंस है ना, है ना, 324 करेक्ट है, तो ये कितना हो जाएगा 324, ठीक है, इनटू ये 24 इधर जाएगा, नीचे में कितना आ जाएगा 2500 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा y, समझ में आया सबको ये? हाँ, अभी इसके बाद ध्यान से समझना, 24 और 324 को मल्टीप्लाई करो मल्टीप्लाई, 24 फोर जा 96, 96 का 6 ये आ गया 9, 24 टू जा 48, 48 प्लस 9 57, 57 का 7 यहां पर आ गया 5, 24 थ्री जा 72, 72 प्लस 5 मतलब 77, ये आ रहा है क्या 7776 डिवाइडेड बाय 2500 इज इक्वल टू y, समझ गए यहां तक?
अब इसको 2500 से डिवाइड करना है, तो स्मार्टली बताओ कैसे करोगे डिवाइड, बताओ बिना डिवाइड किए कैसे डिवाइड करोगे। हाँ, बिना डिवाइड किए कैसे डिवाइड करोगे, मैं सही बोल रहा हूं। तो उसका आंसर है ऊपर और नीचे दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर देना, जिससे नीचे 25 4 जा कितना होता है 100, तो नीचे क्या बन जाएगा ये 10,000 बन जाएगा। समझ में आया। और ऊपर 4 से मल्टीप्लाई का 4 6 जा कितना होगा 24 का 4, इधर पे आ गया 2, 4 7 से कितना हो जाएगा 28 प्लस 2 30 का 0, ये आ गया 3, 4 7 से 28 प्लस 3 31 का 1, ये आ गया 3, 4 7 से 28 प्लस 3 कितना हो जाएगा 31। समझ में आया। अब डिवाइड करोगे तो 4 जीरोस है, तो 1 2 3 4, तो मतलब आंसर कितना आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 3.1104। समझ में आया ये कैसे बिना डिवाइड के डिवाइड किया, समझ में आया कि नहीं। तो ये सब जो है ना तरीका कहीं रूल बुक में लिखा नहीं है, ये तुम लोगों को अपने अकॉर्डिंग अपनी स्मार्टनेस यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, ओके। सो अब आंसर क्या होगा, क्या होगा आंसर। नहीं, y तो अपने को क्या मिला है, y क्या है देख के बताओ। y ये है, y ये वाली लेंथ है, लेकिन अपने को क्या चाहिए टोटल लेंथ चाहिए, तो इसमें क्या करना पड़ेगा +6। तो जो भी अपने को y मिला उसमें क्या कर देना +6 कर देना, तो आंसर कितना आएगा 9.1104। क्लियर सबको ये। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ना एक बार मैं बताया था ना, इसमें आया था, नहीं जेई में नहीं आया था, आईटीआई प्रिंसिपल के एग्जाम हुआ था जिसमें मैं पढ़ाया था, तो यही क्वेश्चन आया। आईटीआई कॉलेज होता है टेक्नीशियन बनने के लिए, जो वो कॉलेज नहीं लगता है जिसमें अलग अलग टाइप के फील्ड होते हैं, जिसमें सर पढ़ाते हैं, अजय सर जिसमें ज्वाइन किए, वो उसमें एज ए फैकल्टी ज्वाइन किए, उसी का प्रिंसिपल का वैकेंसी निकला था 2 साल पहले की बात है, उसमें यही क्वेश्चन एज इट इज आया था। हटा दो इसको मैं फिर। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये क्वेश्चन पढ़ना क्या लिखा है। An arc is in the form of semi-ellipse. It is 8 meter wide and 2 meter at the center. 2 meter high at the center. तो बताओ कैसा बनेगा डायग्राम इसका। उसने एक हिंट तो दे दिया ना, 8 मीटर वाइड है, 2 मीटर हाई एट द सेंटर, हाई मतलब 2 मीटर हाई, तो ऐसा बनेगा वो एक्चुअली, हाँ एक्स एक्सिस पे ऐसा बनेगा। समझ में आया, क्योंकि उसने बोला ना 2 मीटर हाई, मतलब ये हाइट कितनी होगी 2 मीटर, 8 मीटर वाइड मतलब ये विड्थ कितनी होगी 8 मीटर। क्लियर ये चीज। हम्म हम्म तो तुम लोग को याद होगा इलिप्स की ऐसी वाली इक्वेशन क्या होती है। ऐसी वाली इक्वेशन मतलब जब उसका, इसको क्या बोलते हैं मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस किसके अलोंग होता है एक्स एक्सिस के। तो बताओ इलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है 1। अब यहां पर ए क्या होता है, ए कैसे निकलता है, ए होता है एक्चुअल में सेमी मेजर एक्सिस, और मेजर एक्सिस की जो टोटल लेंथ होती है उसको किससे डिनोट करते हैं 2a, तो 2a किसके इक्वल हो गया 8 के, जिससे a की वैल्यू कितनी आ गई 4। समझ गए। और b होता है सेमी माइनर एक्सिस जो कि आपको डायरेक्टली गिवन है, तो b की वैल्यू कितनी हो गई 2। समझ गए। अब a और b की वैल्यू को इधर पे रख दो, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी एक्स स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 1। ये बन जाएगी इलिप्स की इक्वेशन। हालांकि निकालना था कि नहीं अपने को नहीं पता, अपन ने निकाल लिया। ठीक है, हमने जो क्वेश्चन का डेटा पढ़ा उस हिसाब से इलिप्स की इक्वेशन निकाल लिया। अब क्या निकालना है उसको पढ़ते। हाइट ऑफ द आर्च
एट ए पॉइंट 1.5 मीटर फ्रॉम द वन एंड। इसका मतलब क्या, इस साइड या फिर इस साइड से, मान लेते हैं इस साइड से कितने डिस्टेंस पे 1.5 मीटर। तो यहां से 1.5 मीटर के डिस्टेंस पे मान लेते हैं ये वाला एक पॉइंट आ गया। इसकी हाइट उस समय कितनी है वो निकालना है। तो अगर यहां से 1.5 मीटर है तो यहां से कितना है, 4 में से 1.5 हटाएंगे तो कितना बचेगा 2.5। अब ये वाला डिस्टेंस अपने लिए क्यों काम का है, क्योंकि जो भी वो पॉइंट होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा यहाँ पर 2.5। समझ में आया। और जो उसका वाई कोऑर्डिनेट होगा वो क्या देगा, उसकी हाइट देगा। समझ गए ना क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। ठीक है, तो ये x कोऑर्डिनेट हो गया 2.5 और अपने को निकालना है y कोऑर्डिनेट। मतलब सिंपली ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को पुट कर दो इस इक्वेशन में और जो भी y आएगा वो आपका आंसर हो गया। क्लियर। तो सॉल्व करो, क्या आ रहा है बताओ। एक्स स्क्वायर, एक्स मतलब कितना हो जाएगा 2.5 का होल स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर अपॉन 4 एज इट इज इक्वल टू 1। 2.5 का स्क्वायर कितना होता है 6.25 डिवाइडेड बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। समझ गए ना। अभी ये 6.25 को उधर पे शिफ्ट करो, सॉल्व करो, बताओ जल्दी क्या आ रहा है। वाई स्क्वायर अपॉन 16 इज इक्वल टू 1 माइनस 6.25 अपॉन 16। वाई स्क्वायर अपॉन 4 है ना। चलो सॉल्व करके बताओ कितना आएगा आंसर। नहीं है ना खास में। हम्म। आया क्या आंसर किसी का। वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 16 माइनस 6.25 ऐसे ही होगा ना। 16 माइनस 6.25 डिवाइडेड बाय 16 9.75 अपॉन 4। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी रूट 9.75 डिवाइडेड बाय 2। रूट 9.75 की वैल्यू कितनी होती है 3.1 3.2 3.2 डिवाइडेड बाय 2 1.6। आंसर देखो तो 1.6 के आसपास है क्या। हाँ अप्रोक्सीमेटली मैं भी अंदाजा ही लगा रहा था। ठीक है, तो जैसे 9 का रूट कितना होता है 3 होता है ना, तो ये 9.75 है, तो उसका रूट कितना हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 3.1 मान लेते हैं। 3.1 अपॉन 2, 3.1 अपॉन 2 1.55 के आसपास आएगा। समझ गए। तो ये हो जाएगा आंसर। समझ गए कैसे सॉल्व हुआ है ये पूरा। हटा दो इस क्वेश्चन को फिर मैं। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो जल्दी क्या लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन अच्छा है, ऐसा क्वेश्चन मैं एक और दूंगा अभी सॉल्व करने के बाद, तो सुन लेना ध्यान से। अ रॉड ऑफ लेंथ 12 सेंटीमीटर with its ends always touching the coordinate axis। ठीक है, क्या बोला समझ में ना। एक रॉड है उसकी लेंथ कितनी है 12 सेंटीमीटर और वो ऐसा है कि हमेशा वो उसका जो एंड है वो किसको टच कर रहा है कोऑर्डिनेट एक्सेस को। डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ ए पॉइंट P ऑन रॉड। तो आपको उस रॉड में एक पॉइंट P गिवन है, उसका लोकस निकालना है। लोकस मतलब क्या होता है, पॉइंट जब मूव करता है तो जो उसकी ट्रेजेक्ट्री बनती है, जब उसको ज्वाइन करते तो एक जो पाथ बनता है ना, उसको लोकस बोला जाता है। समझ में आई ये चीज। जैसे अगर मान लो मैं ऐसे करके कुछ पॉइंट बना रहा हूं इस तरह से, ठीक है, अब इसका लोकस बताओ क्या है।
तो उसका लोकस क्या है, इलिप्स। समझ में आई ये चीज? तो आपको वही करना है, आपको उसका लोकस मतलब जो भी बन रहा है उसकी इक्वेशन निकालनी। और ये लिखा विच इज 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड इन कॉन्टैक्ट विथ एक्स एक्सिस। तो पहले मैं क्वेश्चन समझाता हूं। ये हम ले लेते हैं पहले तो कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये क्या हो गया, वाई एक्सिस। समझ में है? ये मान लेते हैं वो 12 सेंटीमीटर का रॉड है और ये 12 सेंटीमीटर का रॉड ऐसा रखा हुआ है कि वो हमेशा क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच कर रहा है, ऐसा कुछ। समझ में आया? अब इस रॉड में ना, वो इस रॉड को मैं इस तरह से बना देता हूं, मान लेते ये हो गया वो रॉड। ओके, अब इस रॉड में एक पॉइंट है, पॉइंट कौन सा है, P। और ये पॉइंट P कहां पर है, ये पॉइंट P कहां पर है उसने बताया 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड इन द कॉन्टेक्ट विथ एक्स एक्सिस। तो पॉइंट P किस पोजीशन पे है, 3 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस एंड, ये वाला पॉइंट P का पोजीशन उसने बता दिया। क्या ये समझ में आया? और रॉड की टोटल लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। तो मतलब ये वाला जो लेंथ होगा वो लेंथ कितना हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर। क्या ये क्लियर है सभी को? अब यहां पर जो दो पॉइंट है, इस वाले पॉइंट को मैं P ले लेता हूं और इस नहीं, P तो ऑलरेडी है ना, इस वाले पॉइंट को A ले लेता हूं और इस वाले पॉइंट को क्या ले लेता हूं, B ले लेता हूं। क्लियर सबको ये चीज? अब जब रॉड इस तरह से इंक्लाइंड है, ठीक है, तो रॉड ऐसा करके स्लिप होगा, मान लो ऐसा स्लिप होगा, समझ रहे हो? स्लिप हो रहा है तो उसका जो ये वाला है ना, ये उसको टच कर रहा है। तो उस सिचुएशन में ये पॉइंट P का मूवमेंट होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं ये चीज? पॉइंट P मूव करेगा जब ये रॉड स्लाइड होगा, तो उसका जो मूवमेंट बनेगा वो कौन सा कर्व बनाएगा, ये उसका लोकस क्या होगा, ये पूछ रहा है। आया क्या समझ में जो मैं बोलना चाह रहा हूं? ठीक है, तो अब आपको वो कैसे निकालना है? तो वो निकालने के लिए हम पॉइंट P का कोऑर्डिनेट को अज्यूम कर लेंगे कि वो क्या है, x, y, क्योंकि अपने को कोऑर्डिनेट चाहिए। कोऑर्डिनेट के हिसाब से ही अपन उसका लोकस निकाल सकते हैं। और अब अपने को x और y की इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो इक्वेशन बनाने के लिए पहले मैं P से x एक्सिस में परपेंडिकुलर बनाता हूं, फिर y एक्सिस में परपेंडिकुलर बनाता हूं। ये समझ में है क्या किया मैंने? ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि बताओ, अच्छा इसको, इसका भी नाम मैं C दे देता हूं और इसका नाम मैं दे देता हूं D। अब ये मुझे बताओ तुम लोग कि CP का डिस्टेंस कितना होगा, CP का डिस्टेंस कितना होगा, या CP की लेंथ कितनी होगी, चेक करके बताओ। नहीं पता? CP मतलब पॉइंट P की हाइट। पॉइंट P की हाइट हमको कैसे पता चलेगी, उसके y कोऑर्डिनेट से। तो CP कितना हो जाएगा, y। अभी क्लियर हुआ? अभी ये बताओ DP कितना होगा, DP मतलब ये वाला डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस किससे पता चलेगा अपने को, उसके x कोऑर्डिनेट से। क्लियर हुआ सबको ये चीज? अब यहां पर ना तुम लोग ये वाले ट्राइंगल पे फोकस करो। ये वाला ट्राइंगल, क्या नाम है इस ट्राइंगल का बताओ? हाँ राइट एंगल तो है, नाम क्या है ट्राइंगल? ट्राइंगल PAC। ट्राइंगल PAC लो। ट्राइंगल PAC का अपने को क्या पता है, ये वाला पार्ट क्या है उस ट्राइंगल का, y, लेकिन क्या है, परपेंडिकुलर। और ये क्या है उसका, हाइपोटेनियस। और ये एंगल को मैं मान लेता हूं, ये एंगल क्या है, थीटा। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो कौन से ट्रिग्नोमेट्री से मिलता है, साइन थीटा। ठीक है, तो यहां पर साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P अपॉन H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन यहाँ क्या लेंगे, y को, और हाइपोटेनियस किसको ले लेंगे, 3 को। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर, y अपॉन 3। और इसको मैं ले लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। समझ गए ये चीज? फिर उसके बाद नेक्स्ट हम लेंगे दूसरे ट्राइंगल को, मतलब कि ये वाला ट्राइंगल ले रहा हूं। ये वाला ट्राइंगल, क्या नाम है इस ट्राइंगल का बताना? ट्राइंगल BDP। इस BDP वाले ट्राइंगल का अपने को क्या क्या पता है? हाइपोटेनियस कितना है, 9, और बेस कितना है, x। और ये एंगल कितना बनेगा, ये एंगल भी थीटा बनेगा। ये थीटा इसलिए ये थीटा बनेगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर नहीं, करस्पॉन्डिंग एंगल, सॉरी। ठीक है, तो अब हाइपोटेनियस और बेस का रिलेशन हमको कौन से ट्रिग्नोमेट्री से मिलता है, कॉस से। कॉस थीटा होता है ना बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां पर क्या लिखेंगे, कॉस थीटा
इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो कॉस थीटा बेस कितना है बताओ इसका, x है, और हाइपोटेनियस कितना है 9, तो कितना हो जाएगा ये x अपॉन 9। और इसको अपन अब अज्यूम कर लेंगे इक्वेशन नंबर 2। समझ गए ये? ओके, तो साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों मिल गया। अब साइन थीटा और कॉस थीटा की आइडेंटिटी क्या है बताओ? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो साइन थीटा की जगह पे उसकी वैल्यू रख दो, तो मतलब क्या हो जाएगा y/3 का होल स्क्वायर। कॉस थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा x/9 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। समझ गए? तो इक्वेशन क्या बनी, x² / 9² प्लस y² / 3² इज इक्वल टू 1। ये हो गया आंसर। समझ गए? तो इसमें बस ट्रिक ये है क्योंकि अपने को साइन थीटा और कॉस थीटा बनाना पड़ता है और उसकी वैल्यू उसमें पुट करनी पड़ती है। अब ये जो इक्वेशन बनी है एट द एंड, ये किसकी इक्वेशन है बताओ? ये किसकी इक्वेशन है? इलिप्स की इक्वेशन है। मतलब ऐसी सिचुएशन में जो पॉइंट का मूवमेंट होगा उसकी ट्रेजेक्टरी होगी, वो क्या फॉर्म करेगी? एक इलिप्स फॉर्म करेगी। समझ में आ गया सबको ये? तो हटा दो, हो गया तो सभी का? एक ऐसा ही क्वेश्चन बुक का एग्जाम्पल भी है, चेक करना तो कौन सा एग्जाम्पल नंबर है ये? कोई सा तो भी एग्जाम्पल होगा, एग्जाम्पल 19। इसको सॉल्व करना, मुझे नहीं पता बुक में किस तरीके से, शायद यही तरीका सॉल्व किया होगा बुक में भी, तो वो होमवर्क कर लेना तुम लोग, ठीक है? हटा दो उसको फिर मैं। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो एक बार क्या लिखा हुआ है। पहले तो इसका डायग्राम बनाओ। बना लिए? बताओ पैराबोला का फेस किस तरफ होगा? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, तो पैराबोला का फेस होगा इस तरफ। क्लियर? दूसरा क्वेश्चन, इसके फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा? फोकस कहां पर आएगा? ऑब्वियसली वाई एक्सिस पे आएगा। फोकस का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, अगर वाई एक्सिस पे तो 0,3, क्योंकि x² इज इक्वल टू किससे कंपेयर होगा ये? 4ay। तो 4a इज इक्वल टू कितना हो गया 12, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3। मतलब फोकस का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0,3। समझ गए ये चीज भी? अब क्या बोल रहा है? फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज फाउंड बाय लाइंस ज्वाइनिंग द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। वर्टेक्स कहां पर है बताओ? वर्टेक्स ऑफ पैराबोला किसको बोलते हैं? ये वाला पॉइंट। और वर्टेक्स कहां पर है? यहाँ पर ओरिजिन पे, मतलब कि 0,0 पे। समझ गए ये चीज? तो एक वर्टेक्स जो है ट्राइंगल का, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला है, और बाकी जो दो वर्टेक्स है वो कहां पर है? एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम कहां बनता है? लेटस रेक्टम जो होता है, जो फोकस है ना, उससे अगर अपन जो एक लाइन बनाएंगे ना, तो ये जो लाइन बनेगी ना, इसको बोला जाता है लेटस रेक्टम। याद है लेटस रेक्टम जब मैंने पढ़ाया था? फोकस पे जब परपेंडिकुलर बनाओगे, एक्सिस का परपेंडिकुलर, तो वो लेटस रेक्टम होता है। तो इसको ए बी नाम दे देते हैं और इसको ओ नाम दे देते हैं। तो जो ट्राइंगल जिसका एरिया अपने को निकालना है, वो ट्राइंगल कौन सा बनेगा? वो ट्राइंगल बनेगा ये वाला ट्राइंगल। समझ गए ना? ट्राइंगल एबीओ का एरिया। तो बताओ इसका एरिया कैसे निकालोगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या है? हाफ बेस इनटू हाइट। तो इसकी हाइट अपन किसको लेंगे? इसकी हाइट हो जाएगी 3, करेक्ट। यहां से यहां तक इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 3। अब बेस कितना होगा? तो अपने को ये पूरा बेस चाहिए, समझ रहे हो ना?
कैसे निकालोगे बेस? बताओ। बेस निकालने के लिए ना आप पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट, अच्छा पॉइंट बी का जो कोऑर्डिनेट है उसको ले लेते हैं x कॉमा 3 होगा। समझ में आया? x कॉमा 3 क्यों होगा? क्योंकि इसकी हाइट कितनी है 3, मतलब y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 3। और x का मतलब क्या है? x का मतलब है ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस कितना है उसका x है। समझ गए? तो इसका मतलब इस इक्वेशन में, जो इक्वेशन अपने को गिवन है, क्या गिवन है? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12y। इस इक्वेशन में अपन y की जगह पे क्या पुट कर देंगे? 3। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 12 इंटू 3, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 36। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। समझ गए ये चीज? x अगर 6 है तो इसका जो पूरा बेस होगा वो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, 12 यूनिट या 12 सेंटीमीटर जो भी दिया हुआ। तो बेस हो गया 12, परपेंडिकुलर कितना हो गया? हाइट कितना हो गया? 3। एरिया निकाल लो हाफ बेस इनटू हाइट से। सो उसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू 12 इंटू 3। 3 1 जा, 3 6 जा, 6 3 जा, कितना हो जाएगा? 18। तो आंसर हो जाएगा 18 स्क्वायर यूनिट। ये हो जाएगा इस ट्राइंगल का एरिया। समझ गए ना कैसे निकला? तो हटा दो फिर उसको पूरा में। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? अ मैन रनिंग a race course notes that the sum of the distances of two flags from the post from him is always 10 मीटर। तो जो पहली लाइन अभी नहीं, उसके 10 मीटर मतलब दो फ्लैग है और वो उसके चारों तरफ दौड़ रहा है, और जब वो दौड़ रहा है तो ऐसे दौड़ रहा है कि वो उसका और उसके दोनों फ्लैग से जो डिस्टेंस है उसका जो सम होगा वो हमेशा 10 मीटर होगा, ऐसा बोल रहा है। तो इसके लिए ना आपको सारे जो इक्वेशन, जो मैंने क्या पढ़ा रहा हूं, कोनिक सेक्शन ना, कर्व्स, जितने भी कर्व्स अपन ने पढ़े उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। जैसे इलिप्स की डेफिनेशन क्या होती है, पैराबोला की डेफिनेशन क्या होती है, समझ रहे हो? सबकी डेफिनेशन मैंने स्टार्टिंग में बताई। सर्कल की डेफिनेशन, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स whose distance is fixed from a given point. The given point is called center and the distance is called radius. बताओ। नहीं है याद? अच्छा ये बताओ, जैसे अगर ये दो पॉइंट है, पर्सन जब वो रन कर रहा है तो रन रन करते समय क्या बोल रहा है कि उसका दोनों पॉइंट से डिस्टेंस का सम आपस में क्या है? इक्वल है। तो ये किस में आता है? ये इलिप्स में आता है। इलिप्स की डेफिनेशन जब मैंने कराई थी उसमें बताया था, अगर दो फोकस है F1 और F2, तो जो भी कोई पॉइंट ले लो, P ले लो, तो इन दोनों का जो डिस्टेंस का सम होगा वो क्या होगा? फिक्स होगा। समझ में? ऐसा कुछ है। तो यहां पर इसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इसने किसका स्टेटमेंट दे रखा है? इलिप्स का। तो इलिप्स का ये हो गया अपना मेजर एक्सिस और ये अपना क्या हो गया? माइनर एक्सिस। समझ में आई ये चीज? अब ये बताना, इलिप्स में जो दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस है उसको अपन क्या लेते हैं? बताओ। अभी पढ़ के आइए ना, विदुषा बताएगी। दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? 2c। क्या होता है दोनों फोकस के बीच का डिस्टेंस? 2c। क्लियर ये चीज? तो इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा यहां पर? c। ओके। अच्छा ये बताओ, ये वाले पॉइंट को क्या बोला जाता है? ये वाला पॉइंट जहां इलिप्स कट करता है एक्सेस को, वर्टेक्स बोला जाता है। और वर्टेक्स यहां से लेके वर्टेक्स का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या लेते हैं अपन? ए लेते हैं। समझ में आई ये चीज?
और मान लेते हैं, मैं यहां पर मान ले रहा हूं कि ये वाला जो पॉइंट है वाला पॉइंट कितना है, P है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग F1P का जो डिस्टेंस है प्लस F2P का जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस का सम कितना है, 10। मतलब वो पॉइंट P का दोनों फोकस से डिस्टेंस का सम 10 है। समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं? ठीक है। अब ये बताओ, देख के इधर, F1P को अपन कैसे लिखेंगे? F1P को अपन कैसे लिखेंगे? तो ये वाला डिस्टेंस देखो कितना हो जाएगा, C, और ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, A। तो F1P मतलब क्या हो जाएगा, A प्लस C। ठीक है। F2P को क्या लिखेंगे बताओ? F2P ये A माइनस सी, तो F2P क्या हो जाएगा, A माइनस सी इज इक्वल टू कितना हो गया, 10। समझ गए? अब ये माइनस सी प्लस सी कट, तो 2A इज इक्वल टू कितना हो गया, 10, और A की वैल्यू यहां पर कितनी मिल गई, 5। क्या ये समझ में आया सभी को? तो अभी तक तो मैंने सिर्फ पहला पॉइंट पढ़ा था। क्या पढ़ा था यहाँ पर? अ मैन इज रनिंग इन अ रेस कोर्स, और उसका जो दोनों पॉइंट्स है डिस्टेंस का सम है वो हमेशा कितना है, 10। आगे लिखा द डिस्टेंस बिटवीन टू फ्लैग पोस्ट इज 8। इसका मतलब क्या है, F1 और F2 के बीच का डिस्टेंस कितना है, 8। तो C की वैल्यू, या F1 और F2 के बीच का डिस्टेंस किससे डिनोट होता है, 2C। 2C इज इक्वल टू कितना हो गया, 8। तो C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। समझ गए? अब A, B और C में क्या रिलेशन होता है इलिप्स में, बताओ? A स्क्वायर इज इक्वल्स टू B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो ये हो गया, हाँ सॉरी, C स्क्वायर। तो A मतलब क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू B स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। सॉल्व करो और B की वैल्यू मिल जाएगी। बताओ क्या आएगी B की वैल्यू? B की वैल्यू आएगी 3, है ना? अब बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पोस्ट्स ट्रेस्ड बाय द मैन। तो ये जो आपको दिख रहा है पोस्ट जो ट्रैक कर रहा है, उसकी इक्वेशन निकालनी है। तो एलिप्स की इक्वेशन का फॉर्मूला लगा दो। क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। दैट्स इट, ये हो गया आंसर। समझ गए? तो हटा दो इस क्वेश्चन को भी। चलो अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे इस एक्सरसाइज के। फ्राइडे को टेस्ट लूंगा मैं, एग्जाम्पल्स भी दूंगा, परसों एग्जाम्पल्स भी दूंगा और मिलते जुलते क्वेश्चंस भी दूंगा। ठीक है? तो इसी टाइमिंग पे रख दें टेस्ट, कि क्लास रखें फिर टेस्ट रखें, क्या करें, या टेस्ट रखें फिर क्लास रखें? बस टेस्ट रख दें। पहले टेस्ट लूंगा बाद में क्लास लूंगा, मतलब 5:30 से 6:30 टेस्ट, 6:30 7:30 क्लास, नया चैप्टर स्टार्ट करके। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टैट्स 2 बचा है ना, तो वो पहले टेस्ट दे दो 1 घंटा, फिर 1 घंटा क्लास कर लेंगे अपन। ठीक है? हाँ समझ गए, तो इजी है। अरे तो जो भी नहीं पढ़ोगे तो सब टफ है ना। अच्छा ये बताओ, डेरिवेटिव, जब डेरिवेटिव रोज अटेंड करते थे क्लास, डिफरेंशिएशन इजी लगता था ना, वो गैप हुआ बीच में तो टफ होने लग गया ना। ठीक है? और ये वाला जो चैप्टर अपन कर रहे हैं इजी है, क्योंकि एक दिन में एक चीज पढ़ रहे हैं, वो पुराने से रिलेटेड नहीं है। लेकिन क्या होता है, जब पिछले से रिलेटेड हो जाएगा ना, तो वो समझ में नहीं आता, ये प्रॉब्लम जाती है। तो उसके लिए क्या, वो स्टडी करके आना पड़ेगा थोड़ा सा। प्रोबेबिलिटी इजी है, अगर तुम लोगों के प्रोस्पेक्टिव से सोच के बताऊं मैं, तो इजी है। सेट्स मिक्स है, हाँ, तो वो पूरा मैं बताऊंगा। सेट का जो बेसिक कंसेप्ट जो रिक्वायर्ड है वो पूरा एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है? स्टार्ट करें फिर इसको। हाँ, तो क्या लिखा हुआ है, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इंस्क्राइब्ड इन द पैराबोला। अब बताओ वो पैराबोला, हाँ ऐश्वर्या बताएगी पैराबोला किस तरह फेस करेगा, सी शेप में। करेक्ट। तो पैराबोला जो है वो ऐसा बनेगा, सी शेप पैराबोला। क्या गलत बोल रही थी क्या?
हाँ ठीक है, तो पैराबोला ऐसा बनेगा, सी शेप पैराबोला, और इसके अंदर क्या इंस्क्राइब है, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, वेयर वन वर्टेक्स इज एट द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, और ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसका एक वर्टेक्स कहां पर है, वर्टेक्स ऑफ पैराबोला, मतलब यहां पर है। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल, तो हमको ट्राइंगल की साइड की लेंथ निकालनी है। समझ गए ना? तो इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा। वर्टेक्स, एक वर्टेक्स क्या हो गया, 0,0, और अपने को क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द साइड, तो साइड की लेंथ निकालनी है। ठीक है, और इसकी इक्वेशन गिवन है, क्या गिवन है, y² इज इक्वल्स टू 4ax, ऐसा गिवन है। तो कैसे निकालेंगे? सबसे पहले तो हम इसकी जो लेंथ है उसको क्या अज्यूम कर ले, ये फोकस कहां पर है अपने को नहीं पता, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। एक्चुअली आंसर जो आएगा वो फोकस के टर्म्स में ही आएगा, एक ही टर्म्स में आएगा, है ना? तो हम एक काम करते हैं, इसको P ले लेते हैं, 2P ले लेते हैं, 2P। ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसकी जो लेंथ है इसको ले लेते हैं 2P, समझ गए ना? तो यहां से यहां तक की लेंथ भी कितनी हो जाएगी, 2P। ओके, ये कितना होगा बताना, ये कितना होगा यहां से यहां तक, यहां से यहां तक हो जाएगा P। समझ गए? ओके। अब ये बताओ, ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट का अच्छा ये नहीं बताओ, ये बताओ मुझे यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होगी, ये वाली लेंथ, क्या ये निकाल सकते हो, और निकालोगे तो कैसे निकालोगे और कितनी होगी, बताओ। मैं क्या पूछ रहा हूं समझ गए ना, ये वाली लेंथ क्या तुम लोग निकाल सकते हो, या पता है, ये निकाल सकते हो, और कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस। उसके लिए हाइपोटेनियस, और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया यहाँ पर, बेस। समझ गए? तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, h² इज इक्वल टू p² प्लस b²। तो h मतलब कितना हो जाएगा, 2p का होल स्क्वायर, p तो p का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 4p² इज इक्वल टू p² प्लस b²। तो ये p इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 3p² इज इक्वल टू b²। तो बेस कितना आ जाएगा, √3p। मतलब ये, हाँ, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस हो जाएगा ये कितना आ जाएगा, √3p। समझ गए ना ये चीज? इसका मतलब ये वाला जो वर्टेक्स है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ, √3p, समझ गए ना ये चीज? और ये जो अपने को कोऑर्डिनेट मिला है, ये जिस पॉइंट का, वो पॉइंट किस पे आ रहा है, इस पैराबोला में। तो उस पैराबोला की इक्वेशन में वो पॉइंट को पुट कर दो, y² इज इक्वल टू 4ax में y की जगह पे क्या पुट करोगे, p, और 4a, x की जगह पे क्या पुट करोगे, √3p। समझ गए ना ये? तो यहां से एक p, यहां से एक p कट गया, तो p की वैल्यू कितनी आई, 4a√3। समझ गए ना ये चीज? और क्या निकालना है, साइड। तो साइड कितना लिया अपन ने, 2p लिया ना, तो साइड कितना हो जाएगा, 2p इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8a√3। दैट्स इट, ये हो गया आंसर। समझ गए? एग्जाम्पल से भी मैं क्वेश्चन दूंगा, तो एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर लेना सारे। और और भी कुछ एडिशनल बुक से दे दूं क्या क्वेश्चन, थोड़ा प्रैक्टिस करके चलो ठीक है, पहले एनसीईआरटी तो कंप्लीट कर लो अच्छे से, फिर उसके बाद अपन एडिशनल बुक वाला करेंगे।